name is Ritul Khandelwal and I am your regular class student. I got 62 marks in IDT. I really want to thank you, sir, for bringing the माहौल in my life. So thank you so much, sir. माहौल बन गया और 10 का क्रेडिट भी मिल गया. This is Shweta Rajesh Salve. I am a student of CA Yashwant Mangal sir for IDT class. Exemption in IDT with 60 marks. So I am very grateful to Yashwant sir because he had given us that clarity in concept and his books are really wonderful which helped me a lot in exams. So thank you sir. हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार. आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है. एंड सर अगला चैप्टर हम सर शानदार वाला रिवाइज करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 20 लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस. बड़ा अच्छा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है पर सर बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सर अगर आप बिजनेसमैन के एंगल से बात करेंगे तो ये चैप्टर बहुत काम आता है. आइए सर चैप्टर सेक्शन नंबर 85 कि अगर कभी भी बिजनेस ट्रांसफर होता है तो ऐसे केस में उस बिजनेस की अगर कोई जीएसटी की भले टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, अदर ड्यूज हो, अगर उसकी कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी किसकी होगी. तो सर ध्यान रखिएगा, अब मैं जितने भी लायबिलिटी की इस पूरे चैप्टर में बात करूंगा उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज सारी लायबिलिटी अंडर जीएसटी. ओके, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे. तो सरकार इन केस अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो लायबिलिटी किसकी होगी? ट्रांसफर की होगी, ट्रांसफर की होगी, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसकी होगी, किसकी होगी? तो सर उसके लिए सेक्शन ने बोला है कि सर अगर कभी भी कोई बिजनेस ट्रांसफर होता है बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, हायर और इन एनी अदर मैनर व्हाटसएवर बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा जिस दिन तक बिजनेस ट्रांसफर के पास था, बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सर ट्रांसफर जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी जिसने बिजनेस परचेस किया है. ओके सर, जिस दिन तक बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सर उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए बोथ द पर्संस ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द ट्रांसफरर. भले वो लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस में थी या बाद में डिटरमाइन हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए कभी भी बिजनेस टेक ओवर करते हो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, अगर आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा सर उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर करना कि टैक्स कोई ड्यूज बाकी तो नहीं है, वरना जिसने बिजनेस परचेज किया है वो भी लायबल होता है फॉर द लायबिलिटीज पर्टेनिंग टू प्रायर पीरियड. एंड सर ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अगर कोई लायबिलिटी आती है, क्रिएट होती है, तो वो लायबिलिटी के लिए तो हमेशा जो बिजनेस परचेज करने वाला ट्रांसफरी है वही लायबल होगा फॉर पेइंग द ड्यूज ऑफ द बिजनेस. सर क्लियर? ड्यूज ऑफ द बिजनेस मतलब जीएसटी वाले ड्यूज की बात करो बेटा. और हाँ सर ध्यान रखना, इफ ट्रांसफर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है वो अगर जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सर जो बिजनेस उसने टेक ओवर किया है उसके लिए उसको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा या वो जो बिजनेस था उसके लिए उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ओके डन. आइए बच्चों सेक्शन में 86 बोलता है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल. सर बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या सर, एजेंट अगर सप्लाई करता है टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो ऐसे केस में एजेंट इज द सप्लायर और एजेंट को उस बिल पे टैक्स पे करना होगा. पर सर अगर वो एजेंट टैक्स पे नहीं करता है तो प्रिंसिपल इज मेड लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ एजेंट. सेकंड थिंग, अगर आपके एजेंट ने कोई गुड्स और सर्विस बहुत रिसीव करी है ऑन योर बिहाफ एंड एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द प्रिंसिपल यूजिंग हिज ऑन इनवॉइस, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट लायबल कौन है? एजेंट लायबल है. बट बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन प्रिंसिपल इज आल्सो मेड लायबल जॉइंटली एंड सेवरली टू पे द ड्यूज ऑफ द एजेंट अगर वो एजेंट पे नहीं करता है तो. इसलिए जब भी एजेंट अपॉइंट करो तो इस तरह का एजेंट अपॉइंट करना जो रिलायबल हो, वरना उसकी टैक्स लायबिलिटीज जो हमारे बिहाफ पे वो सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसकी लायबिलिटी भी प्रिंसिपल की आ जाएगी अगर वो पे नहीं करता है तो. आइए सेक्शन नंबर 87 बोलता है मालिक क्या, इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ द कंपनीज. मान लो कोई कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी है बी लिमिटेड. मालिक 14 फेब को का मालिक 14 फेब को इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मर्जर होंगे, हम दोनों का अमलगमेशन होगा. पर आपको पता है इन दोनों के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर वाले मानना चाहिए. अरे घर वाले मतलब सर ट्रिब्यूनल कोर्ट जब सर अप्रूव करेगा एप्लीकेशन ऑफ अमलगमेशन या मर्जर तब जाके सर ये अमलगमेशन या मर्जर इफेक्टिव होगा. तो मालिक सर 14 फेब को इन दोनों ने डिसाइड कर लिया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने, कि हम दोनों का मर्जर हो गए, हम दोनों अमलगमेंट हो गए, एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड बनाएंगे. तो ऐसे केस में सर वो एप्लीकेशन आती है ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, और ऐसे केस में मान लो वो एप्लीकेशन अप्रूव हुई कब? 15 मई को. तो सर डेट ऑफ मर्जर
डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ मर्जर या अमलगमेशन है 15th ऑफ मई, बट इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर या अमलगमेशन है 14th ऑफ फरवरी। पर सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी 15 मई तक जब तक ऑर्डर नहीं आया कोर्ट का ट्रिब्यूनल का, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को दो सेपरेट पर्सन माना जाएगा, और 14 मई तक 14 ऑफ मई तक इन दोनों ने जो भी आपस में ट्रांजैक्शन किए होंगे ये मानेंगे कि दो सेपरेट पर्सन है, और दो सेपरेट पर्सन के केस में जिस तरह से नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो सब अप्लाई होंगे, क्योंकि 14 मई तक नहीं पता था कि उनका अमलगमेशन या मर्जर होगा कि नहीं होगा। 15 मई को जब ऑर्डर ऑफ अमलगमेशन या मर्जर आया कोर्ट का ट्रिब्यूनल का, तब जाके वो इफेक्टिव हुआ है। इसलिए टिल 14 ऑफ मई दोनों को सेपरेट पर्सन मानेंगे, और दोनों जो आपस में ट्रांजैक्शन माना, सर दोनों ने आपस में जो ट्रांजैक्शन किए दे शुड डिस्चार्ज देयर रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज एज इफ दे आर टू सेपरेट डिफरेंट पर्संस टिल 14th ऑफ मई। ओके 15 मई से वो अगर एक पर्सन हो गए तो 15 मई के 30 दिन के अंदर उनको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद की लायबिलिटीज दोनों की एक होगी बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सरकार सेक्शन 88 लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, और सर लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, दोनों को मैंने एक साथ दिया हुआ है। सर सबसे पहली बात लिक्विडेशन, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन जाती है उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है उसको बोल दिया इस सेक्शन ने क्या कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो उसके 30 दिन के अंदर आप कमिश्नर को इंटीमेशन देंगे कि साहब मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, क्या आपकी कोई ड्यूज पेंडिंग है क्या। और सर कमिश्नर को बोल दिया कि सर वो सारी उस कंपनीज की इंक्वायरी करेगा कि कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अदर सम वगैरह ड्यू है, वो सब उस लिक्विडेटर को बताएंगे विद इन 3 मंथ्स। तो डिपार्टमेंट को 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने में उसको इंटीमेट करेंगे इतना अमाउंट हमारा ड्यू है, सो दैट लिक्विडेटर लिक्विडेशन करते वक्त उतना अमाउंट सेट असाइड कर दे, सो दैट डिपार्टमेंट का ड्यू सारा क्लियर हो पाए। फिर अब डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी इन लिक्विडेशन है और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अगर वो कंपनी अपने ड्यूज मतलब मैं टैक्स की ड्यूज की बात कर रहा हूं, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह जीएसटी का लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रही, तो ऐसे केस में सरकार जो भी डायरेक्टर है उस कंपनी के, वो ऑल द डायरेक्टर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। एंड सर अगर कोई डायरेक्टर पर्सनली ये प्रूव कर देता है कि सर उसका कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं था, उसका कोई मिसफेसेंस नहीं था, वो इन्वॉल्व नहीं था इन सब चीजों में, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सारे डायरेक्टर्स आर पर्सनली जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। सर एंड अगर मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिस दिन तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उस दिन तक जो भी उसके डायरेक्टर्स थे ऑल डायरेक्टर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी, हाँ है ना भाई। पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद में उसके डायरेक्टर पर्सनल लायबल नहीं होते, ओके मालिक। एंड सर अगर किसी डायरेक्टर पे पर्सनल पेनल्टी लगाई गई तो उस पर्सनल पेनल्टी के लिए वो डायरेक्टर ही लायबल है, उसके लिए दूसरे डायरेक्टर लायबल नहीं होते, ना कंपनी लायबल होती बच्चा। आइए सेक्शन 90 बोलता है क्या, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर ये पार्टनर है भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पे आएगी अगर कोई पार्टनर। अच्छा एक और बात, जहां जहां मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा वहां एलएलपी भी रेफर किया जाएगा। तो सर जहां पे भी पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सर जब भी पार्टनरशिप फर्म लायबल होती है टू पे द ड्यूज, और अगर फर्म पे नहीं कर पाती तो ऑल द पार्टनर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म, है ना भाई। अब मान लो कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर जिस दिन वो रिटायरमेंट लेता है उसके 1 महीने के अंदर या तो वो पार्टनरशिप फर्म या वो पार्टनर खुद सर अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन देंगे कि मैं इस फर्म से इस दिन से रिटायर हो गया हूं। अगर उसने विद इन 1 मंथ अपना ये इंटीमेशन दे दिया ऑफ रिटायरमेंट टू दी जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर, तो ऐसे केस में जिस दिन वो रिटायर हुआ था उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए वो पार्टनर भी लायबल होगा जो रिटायर हो रहा है। पर अगर उसने 1 महीने के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया तो हिज लायबिलिटी विल कंटिन्यू ऑल्दो उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी है, और सर जब वो इंटीमेशन देगा तब तक के लिए वो लायबल रहेगा जॉइंटली एंड सेवरली फॉर द ड्यूज ऑफ द फर्म, ओके मालिक डन। एंड सर अगर वो पार्टनरशिप फर्म मोर देन 1 स्टेट में ऑपरेट करती है तो इट्स द सच इंटीमेशन शुड बी फाइल्ड इन ऑल सच स्टेट्स, क्लियर डन। अच्छा वैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों प्रैक्टिकली क्या होता है, व्हेनेवर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर रिमूव होता है या नया ऐड होता है तो सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको अमेंड करना पड़ता है। उसको अमेंड किया मतलब वैसे भी वो इंटीमेशन डिपार्टमेंट के पास चला गया बेटा, ओके। चलिए सेक्शन 91 लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टी एटसेट्रा। सर अगर आपके बिहाफ पर सर कोई माइनर है मान लो, या कोई अदर इनकैपेसिटेड पर्सन है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है बेटा, या कोई माइनर है 18 साल से कम का बच्चा है, उसके नाम पे कोई बिजनेस है, तो ऐसे केस में गार्जियन अपॉइंट हो रखे हैं, उसके ट्रस्टी अपॉइंट हो रखे हैं, और सर वो बिजनेस अगर कैरी ऑन करे तो द ट्रस्टी एंड गार्जियन विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द सच माइनर पर्सन या अन इनकैपेसिटेड पर्सन एज इफ दोज गार्जियंस एंड ट्रस्टीज आर कैरिंग द बिजनेस फॉर देमसेल्व्स। अच्छा एक बात और जो आगे आएगी मैं यहां लिंक कर देता हूं बेटा। अब मान लो छोटा बच्चा बड़ा हो गया या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड वाला हो गया, दिमाग खराब था अब सही हो गया, मजा आ गया जिंदगी में, एवरीथिंग इज नाउ परफेक्ट। अब
सर वो खुद कैपेबल है बिजनेस करने के लिए, तो सर उसके बाद की लायबिलिटी सारी उसकी रहेगी। पर मान लो सर जिस दिन वो माइनर मेजर हुआ या इनकैपेसिटेटेड पर्सन वाला कैपेसिटेड पर्सन बन गया, सर उस दिन अगर मान लो पुराने पीरियड की लायबिलिटी थी जब वो बच्चा छोटा था तब की लायबिलिटी, तो उस लायबिलिटी के लिए भी वो मेजर पर्सन या वो इनकैपेसिटेड वाला पर्सन जो अब कैपेसिटेड हो गया है वो लायबल होगा। वो भगवान से दुआ करेगा, साहब मैं छोटा ही ठीक था, मैं पागल ही ठीक था, पहले वाली लायबिलिटी के लिए भी खुद लायबल हो गया अब। हाँ ना भाई, ध्यान रखिएगा बच्चा। ये सेक्शन आगे आ रहा है सर, सेक्शन 92 लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एटसेट्रा। सर अगर मान लो कभी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वगैरह थी, तो कोई डिस्प्यूटेड बिजनेस था, उसके लिए कोर्ट ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल अपॉइंट कर दिया या कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अपॉइंट कर दिए, तो ऐसे केस में वो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल या कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, ऑफिशियल ट्रस्टी, एनी रिसीवर और मैनेजर हु आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, सर they themselves will be liable to pay the dues of such person as if they were carrying the business for themselves. Clear? Done. आइए सेक्शन 93 बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल केसेस। अब सर लायबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जैसे कोई इंडिविजुअल के नाम पे फर्म थी बेटा, प्रॉपर्टीशिप कंसर्न, या इंडिविजुअल खुद के नाम पे बिजनेस कर रहा था, वो सर एक्सपायर हो गया, तो ऐसे केस में सर उसकी जो लायबिलिटीज ड्यूज पेंडिंग थे उसका क्या होगा। तो अगर दो केस, क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है या उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, भले वो लीगल हायर हो या एनी अदर पर्सन हो, वो लायबल होगा टू पे द ऑल ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में सर उसके लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। पर ऐसे केस में जब बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है उस केस में लीगल हायर लायबल होंगे, बट टू द एक्सटेंट उनको जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ट्रांसफर हुई है उतना ही लायबल होंगे। सपोज प्रॉपर्टी पास हुई 1 CR की, और सर जो ड्यूज बाकी थे डिपार्टमेंट के वो थे 3 करोड़ के, तो लीगल हायर्स केवल 1 करोड़ के लिए लायबल होंगे, 2 करोड़ के लिए लायबल नहीं होंगे। 2 करोड़ गया डिपार्टमेंट का बेटा। ओके डन सर। अच्छा अब ये लायबिलिटी जो डिटरमाइन हुई है वो भले ही उस एसएससी के डेथ से पहले डिटरमाइन हो गई थी या डेथ के बाद डिटरमाइन हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को टाइम होता है शोकोज नोटिस देने का, डिमांड निकालने का, एज पर सेक्शन नंबर 73, 74, 74A। हाँ है ना भाई, उस टाइम में कभी भी डिपार्टमेंट रिकवरी कर डिमांड निकाले चलेगा। तो लायबिलिटी इन सारे केस में जो हम पढ़ने वाले, लायबिलिटी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी या बाद में डिटरमाइन हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे सर इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF और AOP, वेदर डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर पार्टीशन। सर HUF था, परिवार बिखर गया बेटा, सर AOP था, अब सर सब बिखर गया, तो ऐसे केस में जिस दिन तक HUF था, जिस दिन तक AOP था, उसने जो बिजनेस किया है उसकी जो GST की लायबिलिटीज है उसके लिए सारे मेंबर्स ऑफ द HUF या सारे मेंबर्स ऑफ द AOP विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द HUF और AOP, भले वो लायबिलिटी एग्जिस्टेंस में थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन या बाद में डिटरमाइन हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मेंबर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द AOP और HUF। सेम वे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो सर जितने भी पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई, अब सर उसका लायबिलिटी मान लो बाद में पता पड़ा, तो सर सारे पार्टनर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द सच फर्म। समझे मेरी बात? क्लियर? भले लायबिलिटी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी या बाद में डिटरमाइन हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे सर ये मैं बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी कर चुका हूं, इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टीशिप, माइनर मेजर हो गया, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड वाला हो गया, वापस पागल होने वाला है बेटा। अगर प्रीवियस पीरियड की कोई लायबिलिटी, अच्छा फ्यूचर पीरियड की लायबिलिटी के लिए तो ऑब्वियसली वो मेजर और जो पर्सन कैपेसिटेड हो गया है वही लायबल होगा, पर पास्ट पीरियड की लायबिलिटी के लिए भी सच बेनिफिशियरी मतलब द पर्सन द वोर्ड, सर जिसके बिहाफ पे वो बिजनेस कर रहा था, हाँ है ना भाई, वो जो मेजर हो गया पर्सन वो लायबल होगा टू पे द ड्यूज ऑफ द प्रीवियस पीरियड ऑल्सो बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सरकार आइए सेक्शन 94 बोलता है लायबिलिटी इन अदर केसेस। सर ऊपर हमने पढ़ा क्या, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई, HUF डिसोल्यूशन हो गया, हाँ है ना, परिवार नहीं रहा, पर अभी 94 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सर हमारा परिवार ऐसा है कि जिस बिजनेस की वजह से झगड़ा हो रहा था हमने वो बिजनेस बंद कर दिया, सर पर परिवार अभी भी परिवार है, AOP अभी भी AOP है, पार्टनरशिप फर्म अभी भी पार्टनरशिप फर्म है, हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। ये तो हो गई इमोशन वाली बात। GST वाली बात ये बोलती है अरे आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया भाई, पर अगर उस बिजनेस के कोई GST, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह के कोई ड्यूज पेंडिंग है, तो सर ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, all the members of the AOP, all the members of the sir HUF will be liable to pay the dues of that firm, AOP or HUF, sir jointly and severally वो सारे members liable होंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। एक बात और, अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म या AOP का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, मतलब कोई पार्टनर्स एड हुए, कम हुए, ज्यादा हुए बेटा, तो ऐसे केस में द पार्टनर्स और मेंबर्स ऑफ द फर्म और AOP as it existed before
एज वेल एज इट एग्जिस्ट आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहले वाले पार्टनर एज वेल एज नए पार्टनर। मतलब मान लो 14 फेब को पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो 14 फेब से पहले वाली जो लाइबिलिटी थी उस लाइबिलिटी के लिए पहले वाले पार्टनर एज वेल एज नए जो पार्टनर एड हुए वो सब लायबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एओपी। हाँ है ना भाई, क्लियर? क्योंकि अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हो तो जब से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से आप भी उस फर्म के पार्टनर हो गए बेटा। हाँ है ना? तो भले ही पहले वाले पीरियड की लायबिलिटी हो, उसके लिए आप जो नए पार्टनर हो वो भी लायबल होगा। इसलिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करो आप उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? एंड सर जहां जहां मैंने पार्टनरशिप फर्म बोला है या फर्म बोला है वहां पे एलएलपी भी कंसीडर किया जाएगा। कोर्ट का मीनिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है अब। ओके मालिक, डन। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है अब। शायद आपको समझ में आया होगा, शायद आपको सर अच्छे से इफेक्टिवली रिवीजन हुआ होगा। एंड जो मैंने बात ऊपर लिखी है सर केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सीए बनने के लिए पढ़ो। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूं हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के आप सीए हो जाना चाहिए। अगर ये भावनाओं से आपने अगर टॉपिक को पढ़ा है तो 100% डिग्री तो आपके पास आनी ही आनी है। एग्जाम तो आप पास होने ही होने हो। बस अब अभी अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिए, पूरा डेडिकेशन से अपना पूरा दम लगा दीजिए। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा। एंड सर मजा अगर आ गया हो तो लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना इस लेक्चर को खत्म करने का नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।